हेलो स्टूडेंट्स, बेटा चैप्टर नंबर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। मार्क्स बेटा इसके जो हैं वो 3 अंक हैं। और बेटा अपन सभी जानते हैं इस बात को कि डी एंड एफ ब्लॉक जो यूनिट है वो 11th क्लास की आवर्त सारणी जो यूनिट है उस आवर्त सारणी से कोरिलेटेड है। तो बेटा आवर्त सारणी को अपन बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं और आवर्त सारणी का जो दीर्घ स्वरूप है उसको यदि अपन देखें तो 4 ब्लॉक्स में वो बटी हुई है, एस ब्लॉक, टी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो अपन को पता लग पा रहा है कि आवर्त सारणी से कोरिलेटेड होगी ये यूनिट। अब बेटा इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपन इस यूनिट में पढ़ना चाहेंगे वो डी ब्लॉक के तत्वों को पढ़ना चाहेंगे। तो डी ब्लॉक के तत्वों को पढ़ने के लिए अपन यहाँ से कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। तो ऐसा कहते हैं कि डी ब्लॉक के जो तत्व हैं बेटा उनको संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। अब बेटा कौन से तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? वे तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं जिनमें परमाणु या आयन, या तो बेटा परमाणु में ऐसा हो या फिर आयन में ऐसा हो कि जो डी कक्षक होंगे। कौन बेटा? डी कक्षक। वो डी कक्षक जो होंगे ना बेटा वो कैसे हों? अपूर्ण हो। इसी बात को अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो पूर्ण भरित न हो। तो ऐसी कंडीशन में कोई तत्व क्या कहलाता है? संक्रमण तत्व कहलाता है। संक्रमण तत्व कहने के लिए एक चीज़ और इम्पोर्टेंट होती है बेटा, क्योंकि वो ओल्ड कॉन्सेप्ट है, पुराना कॉन्सेप्ट है कि जो संक्रमण तत्व हैं वो डी ब्लॉक के तत्व हैं और डी ब्लॉक के तत्व एस और पी ब्लॉक के तत्वों के बेटा कहाँ आते हैं? मध्य में आते हैं। तो अपन यदि कहें तो एस ब्लॉक, इधर ये पी ब्लॉक, और इसके बीच में आ रहे हैं बेटा कौन? डी ब्लॉक के तत्व। अब बेटा आप सबको पता है कि एस ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो क्या होते हैं? धातु होते हैं। और पी ब्लॉक में अधातु भी होते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे? धातु से अधातु का गुणों में संक्रमण होता है, इसलिए भी इसको पुराने कॉन्सेप्ट में संक्रमण तत्व बोल देते थे, इस कॉन्सेप्ट के बेस पे। बाकी आधुनिक कॉन्सेप्ट यही है कि यदि कोई अपन से पूछेगा तो अपन यही आंसर देंगे कि वे तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं जिनमें परमाणु अथवा इनमें डी कक्षक अपूर्ण हो या पूर्ण भरित न हो। अब बेटा संक्रमण तत्व में अपवाद, एक्सेप्शनल केस की जो कंडीशन है वो 3 एलिमेंट की है। और वो 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं? जिंक, कैडमियम और कौन बेटा? Hg। इसका मतलब बेटा ये 3 एलिमेंट जिंक, कैडमियम और Hg जो हैं वो डी ब्लॉक के तत्व तो हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है ना। तो हर श्रेणी का बेटा लास्ट एलिमेंट है ये। जैसे 3D श्रेणी का लास्ट एलिमेंट जो है वो कौन है? जिंक है। 4D श्रेणी का कैडमियम है, 5D का Hg है और 6D को अपन अपूर्ण श्रेणी मानते हैं। अब जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनको संक्रमण तत्व कहते हैं, उसमें अपवाद है। इसका मतलब इनको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। अब प्रश्न ये उठता है कि इनको संक्रमण तत्व क्यों नहीं माना जाता? तो बेटा क्योंकि ये संक्रमण तत्व का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब इनको संक्रमण तत्व क्यों नहीं मानते? तो इसका आंसर ये होगा क्योंकि इनमें परमाणु एलिमेंट जो डी कक्षक होंगे, परमाणु अथवा इनमें डी कक्षक जो होंगे ना बेटा, वो डी कक्षक, यहाँ से कॉन्सेप्ट को अलग कर दो। इसका मतलब संक्रमण तत्व तो अपूर्ण होते हैं, तो यहाँ अपूर्ण नहीं होते। इनमें अपूर्ण नहीं होने वाली बात को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा कि डी कक्षक जो हैं वो कैसे होते हैं? पूर्ण भरित होते हैं। अब पूर्ण भरित होने का मतलब बेटा यहाँ पे क्या हो गया? डी का जो पूर्ण भरित विन्यास की कंडीशन होगी वो अपन कहें तो वो क्या होगी? D10। और अपूर्ण कंडीशन जो होती है, अपूर्ण जो होती है वो D1 से और D9 विन्यास की कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? अपूर्ण बोलेंगे। तो यहाँ से बेटा 12th बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 12th बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। कभी क्वेश्चन आ जाएगा जिंक को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता, क्यों? तो बहुत एक लाइन का आंसर है, बहुत ईजी सा आंसर है। और लास्ट में उसकी केमिस्ट्री भी अपन को लिखनी चाहिए
केमिस्ट्री लिखने से ये होगा कि उसका कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो ये बात हुई बेटा अपनी संक्रमण तत्व से रिलेटेड कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, कौन तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं, उसके अपवाद कौन है और उस अपवाद का कारण क्या है, ये अपन ने जान लिया। अब अगला जो बेटा अपना कॉन्सेप्ट डी ब्लॉक के लिए वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो बेटा जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात आती है तो आप लोगों को सबको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केमिस्ट्री की हार्ट बीट है। इसका मतलब यदि हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आते होंगे तो केमिस्ट्री को समझना इजी होगा, कॉन्सेप्टों में अपन इंटरनली जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से यहाँ पर अपने सिलेबस में डी ब्लॉक में जो है बेटा वो 3D श्रेणी के तत्वों का है। कौन सी श्रेणी के तत्वों का है बेटा? 3D श्रेणी के तत्वों का अपने सिलेबस में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसको 12th क्लास के अंतर्गत हम 3D श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को जानेंगे। देखो पहले ही मैं आपको बता दूं इस यूनिट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यदि ये टॉपिक अपन ने क्लियर कर लिया तो अपन को बहुत सारे कॉन्सेप्टों में बेनिफिट मिलेगा। जैसे कल को अपन को आयनन विभव का कॉन्सेप्ट जानना है, अपन को चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, और अपनी जो कोऑर्डिनेशन यूनिट है चैप्टर नंबर 9 उसमें भी जब बॉन्डिंग में जाते हैं, संकरण वगैरह निकालते हैं, तो वहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की क्या पड़ती है बेटा? आवश्यकता पड़ती है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D श्रेणी के तत्वों का अपन इजी कैसे बनाएं, आसान कैसे बनाएं बल को, तो उसका कॉन्सेप्ट ये है बेटा। देखो अपन 11 से पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को ट्रिक आनी चाहिए। ट्रिक आपको सर ट्रिक से क्या होगा? तो बेटा आप सब जान रहे हो ट्रिक से अपन इजीली उन एलिमेंट्स के प्रतीक लिख पाएंगे, जल्दी जल्दी उनके प्रतीक लिख देंगे ना। और उसके बाद बेटा अपन को यहाँ पर एक की पॉइंट आना चाहिए। की पॉइंट एक तरीके से यदि कहें तो ये अपना जुगाड़ है, और इससे अपन को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में बहुत हेल्प मिलती है बेटा। कंपटीशन में की पॉइंट को सीधा टारगेट बनाकर और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत जल्दी जल्दी अपन लिख सकते हैं। अब यहाँ जो की पॉइंट है बेटा 3D श्रेणी के रेफरेंस में 4-9 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही क्लियर होना चाहिए अपना कि 4-9 जो की पॉइंट है इसका मतलब क्या है। तो 4-9 जो की पॉइंट है ना बेटा, इसका मतलब है कि 3D श्रेणी के तत्वों के जब अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो D4 व D9 विन्यास नहीं पाए जाएंगे। इसका मतलब ये विन्यास अपन को नजर नहीं आएंगे। अब अपन बेटा बात करते हैं ट्रिक, अपन मन में बोलते चलते हैं, ठीक है ना। और ट्रिक के बेस पे मैं प्रतीक उनके लिखते जाता हूँ और फिर अपन उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर वर्क करेंगे। तो ट्रिक 3D श्रेणी के रेफरेंस में जो होती है वो होती है साइंस, टीचर, विनीता, कृपलानी, मन, फे, को, नी, क्यों, जान जलाती हो। ये सारे अपने तत्वों के प्रतीक आगे 3D श्रेणी के तत्वों के। अब बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए देखो आप लोग सभी जानते हो 11th क्लास से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए अपन को परमाणु क्रमांक आने चाहिए था। परमाणु क्रमांक 21 से कहाँ तक होंगे बेटा? लास्ट एलिमेंट का क्या होगा? 30, ऑब्वियसली 100 में होंगे। अब बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इजी बनाना है, तो उसको इजी बनाने के लिए देखो अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सरल बनाने के लिए अक्रिय गैस को बेस बनाते हैं। तो यहाँ अक्रिय गैस जो यूज में आएगी बेटा वो कौन आएगी? आर्गन। तो अपन को पता लग रहा है भाई परमाणु क्रमांक 21 से 30 के निकटवर्ती जो है वो कौन है? आर्गन है, क्योंकि आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 18 होता है। और यहाँ पर जो बेटा कक्षक काम में आएंगे वो 3D और 4s कक्षक काम में आएंगे, है ना। तो यहाँ 2 एलिमेंट एक्सेप्शनल केस हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। वो तो एक तो है बेटा कौन? क्रोमियम, और एक कौन है बेटा? कॉपर। क्रोमियम का जो परमाणु क्रमांक होता है बेटा वो कितना होता है? 24, और कॉपर का जो होता है वो कितना होता है? 29। जिंक का कितना होता है? 30, तो इसका कितना होगा? 29 होगा। अब क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बेटा वही होता है आर्गन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3D5 4s1, काउंट कर लो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए होंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन 24।
और कॉपर का जो होता है बेटा वो होता है आर्गन 3d10 4s1। तो बेटा आपको पता लग रहा होगा नियम से तो यहाँ D4 आना चाहिए था, और D4 के स्थान पे यहाँ जो आ गया वो D5 आ गया, और यहाँ आना चाहिए था D9, D9 के स्थान पे क्या आ गया, D10 आ गया। इसका मतलब ये एक्सेप्शनल कंडीशन निकल के आई। अब D5 जो विन्यास होता है ना बेटा वो होता है अर्धपूरित। D5 जो विन्यास की कंडीशन होगी वो अर्धपूरित विन्यास कहलाता है, और D10 की जो कंडीशन होती है वो पूर्ण पूरित या पूर्ण भरित कहलाती है। और बेटा हम सब जानते हैं कि इनका जो स्थायित्व होता है, स्थायित्व अर्धपूरित और पूर्णपूरित का स्थायित्व अधिक होता है। तो ये अर्धपूरित और पूर्णपूरित स्थायी विन्यास को प्राप्त करने के लिए ऐसा दिखाते हैं। तो ये एक्सेप्शनल केस हो गया। इस पे जैसे कि अपन एक स्टार लगा दें, इस पे अपन बेटा कितने स्टार लगा दें, 2 स्टार लगा दें। बाकी से इसका लिखना बहुत ईजी है। यहाँ पे D1 होगा, 4s में तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ही, यहाँ D2 आ जाएगा, यहाँ D3 आ जाएगा, यहाँ D4 नहीं आएगा। देखो की पॉइंट भी अपन कह रहे हैं 4 और 9 नहीं होगा, इसका मतलब D4 और D9 नहीं होगा, तो यहाँ D5 आ गया। यहाँ फिर से D5 होगा, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, फिर D6, D7, D8, D9 नहीं आएगा, और क्या आ जाएगा बेटा D10, एंड फाइनली D10 होगा। अब प्रश्न बेटा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि भाई यदि अपन सब तत्वों के कुल तत्व श्रेणी में कितने आ रहे हैं, 10 हैं। इन तत्वों के यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को बेटा देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को देखें तो केवल 2 एलिमेंट, 2 तत्व इसमें ऐसे हैं, क्रोमियम और कॉपर, जिनके चतुर्थ कोष का मतलब कौन सा कोष है, चौथा कोष, उसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। बाकी सभी तत्वों के चतुर्थ कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। इसका मतलब ये विषमता हो गई इन दोनों के रेफरेंस में। तो इस विषमता का जो कारण है बेटा वो मेनली 2 है। देखो पहले तो अपन को पता लग ही रहा है, पहला कारण तो ये हो गया कि अर्धपूरित और पूर्णपूरित। तो अर्धपूरित और पूर्णपूरित का स्थायित्व क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है, इसलिए ऐसा होता है। और दूसरा है कि 3D और 4s जो कक्षक होते हैं ना बेटा, ये 3D और 4s जो कक्षक है इनकी ऊर्जाओं में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऊर्जाओं में अल्पंतर होता है। अब ऊर्जाओं में बेटा अल्पंतर होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 3D से 4s में जा सकता है, 4s से 3D में जा सकता है। तो ये बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात हुई किसके रेफरेंस में, 3D श्रेणी के रेफरेंस में। हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अपन डी ब्लॉक जो पढ़ रहे हैं उसमें अपन ने संक्रमण तत्व का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कॉन्सेप्ट अपन ने क्लियर कर लिया। अब बेटा इसमें जब आगे बढ़ते हैं तो 3D श्रेणी के रेफरेंस में 12th क्लास के दृष्टिकोण से 3D श्रेणी के रेफरेंस में गुणधर्म अपन को पढ़ने, और उन गुणधर्मों में बेटा सबसे पहले अपन जो 3D श्रेणी के रेफरेंस में पढ़ने जा रहे हैं वो परमाणु या आयनीय त्रिज्या है। तो परमाणु या आयनीय त्रिज्या बेटा ये कहीं ना कहीं अपन ने 11th क्लास में ये टर्म सुनी है, परमाणु या आयनीय त्रिज्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा अपना ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर होना चाहिए कि परमाणु या आयनीय त्रिज्या अपन कहते किसे। तो बहुत सिंपल सी परिभाषा है कि बेटा या तो कोई परमाणु हो या फिर कोई क्या हो, आयन हो। तो परमाणु के रेफरेंस में त्रिज्या परमाणु त्रिज्या कहलाएगी, आयन के रेफरेंस में आयनिक कहलाएगी, आयनीय कहलाएगी। तो बेटा कोई परमाणु या आयन है उसका ये नाभिक है, ठीक है बेटा। और ये मैंने दिखाया बाह्यतम कोष, तो बाह्यतम कोष में ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन होगा। तो नाभिक और बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के मध्य की ये जो बेटा दूरी है ना, इस दूरी को हम बोलते हैं रेडियस, दैट मींस त्रिज्या। तो परमाणु यानी त्रिज्या की परिभाषा बहुत सिंपल सी होगी, किसी परमाणु अथवा आयन के नाभिक वे बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी क्या कहलाती है बेटा, परमाणु त्रिज्या कहलाती है। अब बेटा यहाँ पे जो अगले कॉन्सेप्ट पे अपन बढ़ते हैं तो ऐसा कहते हैं कि परमाणु अथवा आयनीय त्रिज्या 3D श्रेणी के रेफरेंस में बोल लो, संक्रमण धातु तत्व के रेफरेंस में बोल लो कि परमाणु आयनीय त्रिज्या में अनियमितता पाई जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, अनियमितता पाई जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा इस अनियमितता का मतलब समझना पड़ेगा कि अनियमितता का अर्थ क्या है। तो अनियमितता का मतलब बेटा ये है यहाँ पर कि क्या होगा, प्रारंभ में जब श्रेणी में हम बाईं से दाईं ओर चलेंगे तो प्रारंभ में तो रेडियस जो होगी बेटा वो घटेगी, मध्य में बेटा वो रेडियस मध्य में जाके आर जो है, रेडियस जो है वो लगभग समान हो जाएगी, और बेटा अंत में जाके वो रेडियस जो है परमाणु त्रिज्या यानी त्रिज्या वो बढ़ने लगती है।
तो बेटा ये तो एक तरीके से रेगुलेटी होगी कि भाई प्रारंभ में तो घटी, मध्य में क्या हो गई बेटा, समान हो गई, और लास्ट में वो बढ़ने लग गई। इसको थोड़ा सा यदि ग्राफिकल रूप में देखें अपन, तो ग्राफिकल रूप में ऐसा नजर आता है अपन को, जैसे ग्राफ देखें तो इस अक्ष पे बेटा ये रेडियस है r, और इस अक्ष पे ये z परमाणु क्रमांक है। तो ग्राफ बेटा इस तरह का आता है, कुछ इस तरह की ग्राफिकल कंडीशन यहाँ देखने को मिलती है। और ये ग्राफिकल कंडीशन ये कह रही है कि रेडियस प्रारंभ में क्या हो रही है, घट रही है, फिर कांस्टेंट की कंडीशन हो रही है बेटा, और फिर लास्ट में क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। अब इम्पोर्टेंट ये है बेटा, ये तो अनियमितता का अर्थ क्लियर हो गया। अब आगे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि भाई इस अनियमितता का रीजन क्या है, इस अनियमितता का कारण क्या है बेटा। तो इस अनियमितता का कारण जो है ना बेटा, वो दो प्रभाव हैं। कितने प्रभाव हैं बेटा, दो प्रभाव, और वो दोनों प्रभावों के नाम अपन 11वीं क्लास में सुनते हैं। अब वो दो प्रभाव कौन कौन से हैं? सबसे पहले मैंने कहा बेटा नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बोल सकते हैं। और दूसरा जो है बेटा वो परिरक्षण प्रभाव है, परिरक्षण प्रभाव, जिसको आवरणीय प्रभाव भी बोला जाता है। अब देखो पहली बात तो ये दोनों जो इफेक्ट हैं बेटा ये अपोजिट फोर्स हैं। इसका मतलब नाभिकीय आवेश जो होता है बेटा वो तो होता है आकर्षण बल, आकर्षण बल होता है बेटा ये। और बेटा जो परिरक्षण प्रभाव होता है वो होता है प्रतिकर्षण बल। अब सोचना आप, आकर्षण बल यदि होगा, ज्यादा लगेगा, तो ऑब्वियसली रेडियस को क्या करेगा, वो आकार को घटाएगा। और प्रतिकर्षण बल यदि बढ़ेगा तो वो रेडियस को क्या करेगा बेटा, बढ़ाएगा। इन दोनों को यदि बहुत अच्छा और क्लियरफाई करना होता है तो एक छोटा सा डायग्रामेटिक अपन देखें। जैसे कि बेटा ये मैंने केंद्र में नाभिक मान लिया, और ये कुछ कोषों की मैंने यहाँ कंडीशन दिखा दी इस तरीके से। तो बेटा ये तो अपना नाभिक है ना, और ये सबसे भारी कोष है, तो इसको अपन कौन सा कोष बोलेंगे, बाह्यतम कोष। और बेटा ये बाह्यतम कोष के अंदर वाले जो हैं ये कहलाएंगे कौन से, अपने आंतरिक कोष, आंतरिक कोष। और बाह्यतम कोष से जस्ट पहले वाला जो होता है वो कौन सा होता है, उपांत कोष होता है। अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही बेटा, इलेक्ट्रॉन्स तो इनमें होंगे ना। अब देखो ये दोनों इफेक्ट्स को हम इस डायग्राम में समझ सकते हैं कि नाभिकीय आवेश क्या है, नाभिक का, ये नाभिक है, नाभिक का बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन, तो ये बाह्यतम कोष है ना, इसके इलेक्ट्रॉन के प्रति जो आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल जो होगा, आकर्षण बल, वो आकर्षण बल कहलाता है नाभिकीय आवेश। और बेटा ये जो आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन है, ये आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो जब आंतरिक कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित। तो आप सोचो जब आकर्षण होगा तो साइज क्या होगा, घटेगा, और प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। तो बेटा यहाँ पे परमाणु यानी त्रिज्या क्या है अपन ने जाना, अनियमितता पाई जाती है, अनियमितता का अर्थ क्या है जाना, अनियमितता के दो कारण हैं उसको जाना। अब अपन ऑब्वियसली सोचें कि अपन कह रहे हैं कि प्रारंभ में रेडियस घट रही है, तो क्यों घट रही होगी, सोचो आप भाई। नाभिकीय आवेश प्रारंभ में क्या होता है, बढ़ता है। अब नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आकर्षण बल बढ़ेगा, तो रेडियस ऑब्वियसली घटनी चाहिए। अब बेटा क्या होता है, मध्य में जाके दोनों इफेक्ट, नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव, दोनों इफेक्ट क्या हो जाते हैं बेटा, लगभग सेम हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में रेडियस लगभग समान हो जाती है। और लास्ट में जाके क्या होता है बेटा, आंतरिक कोष में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ने लगती है। जैसे यदि अपन 3D के रेफरेंस में कहते हो डी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लगेंगे, और इलेक्ट्रॉन आंतरिक कोष में जब ज्यादा बढ़ने लगेंगे तो आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेंगे। इसका मतलब प्रतिकर्षण बल जो होगा अपना, वो प्रतिकर्षण बल ज्यादा लगने लगेगा, तो फिर त्रिज्या क्या होने लगेगी बेटा, बढ़ने लगेगी। तो यह है परमाणु यानी त्रिज्या। अब बेटा इसी गुणधर्मों में यदि अपन आगे बढ़े तो अपन ने यहाँ पे एक दूसरा गुणधर्म लिया, आयनन विभव, आयनन ऊर्जा भी बोल सकते हैं, आयनन एंथैल्पी भी। और आप सभी जानते हो ये इस टॉपिक को अपन बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में, 11वीं क्लास में। तो हर बच्चे को फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना ही चाहिए कि आयनन विभव या आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी क्या है बेटा। तो बहुत सिंपल सी परिभाषा है
किसी विलगित उदासीन गैसीय परमाणु, जी लिख दिया गैसीय के लिए, गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी गई ऊर्जा। इसका मतलब अपन ने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो ऑब्वियसली जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया अपन ने, तो उस पर एक इकाई क्या आ जाएगा, धनावेश। अब वो जो आयन बनेगा वो भी गैसीय कंडीशन में होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को, इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए यहाँ अपन को क्या देनी पड़ी है बेटा, ऊर्जा। अब ये जो दी गई ऊर्जा है, दी गई क्या ऊर्जा, ये दी गई ऊर्जा ही क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी। तो ये तो अपन को पता लग रहा है कि आयनन विभव एक कैसी प्रक्रिया है, 11वीं क्लास से पढ़ रहे हैं, ऊष्माशोषी प्रक्रिया है। अब आयनन विभव यदि अपन बात करें क्रमागत रूप से, तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो प्रथम कहलाएगा, दूसरा निकालोगे तो द्वितीय कहलाएगा, तीसरा निकालोगे तो तृतीय कहलाएगा। अब इसका मान का जो क्रम होता है बेटा वो ये होता है, IP3 का मान सबसे ज्यादा होगा, उससे कम IP2 का होगा और सबसे कम IP1 का होगा। वो समझ पा रहे हैं आप लोग भाई, IP1 में तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, वो उदासीन में से निकाला है, तो वो IP1 है। अब दूसरा जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो एक धनावेशित स्पीशीज में से निकलेगा ना, तो उसका आकार तो घट गया। अब आकार घट गया तो उसका नाभिकीय आवेश बढ़ा, कहीं ना कहीं प्रोटॉन की संख्या बढ़ी, तो इलेक्ट्रॉन दूसरा निकालने के लिए ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी, तो IP2 ज्यादा होगा। अब तीसरा जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो दी धनावेशित में से निकलेगा, इसका मतलब धनावेश की मात्रा और बढ़ गई, धनावेश की मात्रा बढ़ेगी तो साइज और घट जाएगा, और घट जाएगा तो अब नाभिकीय आवेश और ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा बढ़ेगा, तो ऐसी कंडीशन में उस तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा और अधिक हमें देनी पड़ेगी। अब बेटा यहाँ पर ये तो सब बेसिक बातें थी जो अपन 11वीं क्लास में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज निकल के आती है वो 3D श्रेणी के रेफरेंस में एक क्वेश्चन बनता है। 2 एलिमेंट है, वो एक्सेप्शनल केस ही है अपने, क्रोमियम और कॉपर बेटा। तो यहाँ पे क्रोमियम और कॉपर के लिए ऐसा कहते हैं, क्रोमियम और कॉपर के लिए IP2 द्वितीय आयनन विभव, द्वितीय आयनन ऊर्जा का जो मान होता है वो उच्च होता है या अधिक होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इनके लिए क्यों होता है, तो बेटा इसके लिए अपन को इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एंटर होना पड़ेगा। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आप सभी जानते हो, आपके सामने ये रहा 3d5 4s1। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा ये रहा 3d10 4s1। अब सबसे पहले अपन क्रोमियम के लिए यदि IP1 अप्लाई करें, IP1 का मतलब तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा वो किस में से निकलेगा, 4s में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो बेटा इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जो कंडीशन होगी वो D5 रह जाएगी। आर्गन तो पहले होगा ही D5। और कॉपर के रेफरेंस में यदि IP1 की बात करें तो यहाँ पर बेटा वो इलेक्ट्रॉन एक 4s में से निकलेगा, तो यहाँ कंडीशन कौन सी हो जाएगी, D10। अब बेटा अपन सब जानते हैं, अभी पढ़ के आए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में कि D5 और D10 तो कैसे हैं बेटा, अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यास है, और इनका स्थायित्व क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। अब चूंकि क्वेश्चन तो अपना IP2 से रिलेटेड है ना, तो IP2 का मान उच्च है, तो IP2 का मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो वो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा बेटा, जो निकलेगा इनमें, यदि क्रोमियम के रेफरेंस में बात करें तो वो D5 में से निकालना पड़ेगा, और कॉपर के रेफरेंस में बात करें तो वो D10 में से निकालना पड़ेगा, और इनका स्थायित्व ज्यादा है। तो इनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अब हमें ऊर्जा बेटा क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी तो ऑब्वियसली IP2 की वैल्यू, उसका मान क्या होगा, उच्च होगा।